एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो हम पढ़ रहे थे उसी का आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। हमने लगभग 10 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो 5 हमने पार्ट 1 में कवर कर ली थी, 5 प्रॉपर्टीज हमने पार्ट 2 में कवर कर ली थी। आज उसी सीरीज का पार्ट 3 है जिसमें हम जो बची हुई 4 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें हमारी 11th फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें ऑलमोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। इसका रीजन क्या होता है कलर्ड कंपाउंड बनाने का, तो आप इसका रीजन बताएंगे क्योंकि इनमें क्या होता है डी ट्रांजिशन होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कि कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड कंपाउंड होते हैं। हमने क्या देखा है, जैसे हम देखते हैं कि जो पोटासियम परमैंगनेट होता है KMnO4 वो होता है पर्पल कलर का होता है। अब देखो मैंगनीज क्या है, मैंगनीज एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स जो कि कलर्ड कंपाउंड है। सिमिलरली एक कॉम्प्लेक्स होता है K2Cr2O7 जिसे हम कहते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। अब क्रोमियम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये कॉम्प्लेक्स किसका हो गया, कलर्ड बनाता है। कौन सा कलर शो करता है, ये ऑरेंज कलर शो करता है, ऑरेंज। इसी तरीके से कुछ एक कंपाउंड हैं, जैसे ये हो गया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, जो ये कॉम्प्लेक्स है ये ब्लू कलर का होता है। उसी तरीके से एक कंपाउंड होता है MnO2 जो कि हमारा ब्राउन कलर का होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स हैं जो कि क्या शो कर रहे हैं, कलर्ड शो कर रहे हैं। अब इसका रीजन ये आता है कि ये कलर्ड कंपाउंड क्यों शो कर रहे हैं, तो आप बताएंगे द कलर अपीयर, ये कलर किसकी वजह से आता है, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आता है। यानी हम क्या देखते हैं कि अगर डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक्साइट होके किस ऑर्बिटल में चला जाए, डी के ही ऑर्बिटल में चला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। हम इसके ऑर्बिटल के माध्यम से समझते हैं। देखो, जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास में क्या थे, पहले डी ऑर्बिटल थे जो कि डीजेनरेट फॉर्म में थे। ये है हमारे पास में डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल थे। अब जैसे ही इनकी एनर्जी स्प्लिट होती हैं तो ये T2G और EG की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। इसके बारे में डिटेल जो हम पढ़ेंगे, इनकी स्प्लिटिंग जो पढ़ते हैं वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हमारी इससे नेक्स्ट यूनिट होने वाली है। तो अभी सिर्फ आप ये याद रख लें कि ये डी ऑर्बिटल होते हैं, एनर्जी गैप आने के कारण एक्साइट्स होकर इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। यानी ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं EG ऑर्बिटल के अंदर, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, और नीचे की तरफ T2G ऑर्बिटल में ये स्प्लिट हो जाते हैं इस तरीके से। इनका नाम होता है T2G। अब मान लेते हैं कि इस डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्प्लिट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसकी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, विजिबल रेज से कुछ ना कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अब जो विजिबल रेज होती हैं, देखो विजिबल रेज, इनमें कौन कौन से कलर की रेडिएशन होती हैं, इनमें विबग्योर यानी 7 कलर की रेडिएशन होती हैं। ठीक है, अब इनमें से जो विबग्योर है, विजिबल रेज में जो विबग्योर है यानी अलग अलग कलर की जो रेडिएशन है, इनमें से कोई एक कलर की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ पे, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्साइट हो जाएगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पहले भी डी ऑर्बिटल में था और एक्साइट होकर डी ऑर्बिटल में चला गया। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कलर शो कर रहे हैं वो कौन सा कलर शो करेंगे। देखो, इसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक है। हम यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं VIBGYOR। अब मान लेते हैं कि इसने जो ये विजिबल रेडिएशन में से जो ये वेवलेंथ की जो रेडिएशन है इसने जो एब्जॉर्ब करी हैं, अगर ये ब्लू कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। यानी अगर ब्लू कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो ये ऑरेंज कलर शो करेगा, और अगर ये रेड कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता तो ये कौन सा कलर शो करता, ग्रीन कलर शो करता। तो इस तरीके से जिस कलर की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है उससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर की जो रेडिएशन है या जो कलर है वो क्या करेगा, कंपाउंड शो करेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे जो ये हमारे कंपाउंड हैं, अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पे मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6,
तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, यहाँ पे देखो मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यानी इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा। अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? डी के अंदर तो 0 इलेक्ट्रॉन बचे, और डी ट्रांजिशन करने के लिए इसे कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो क्या करेगा? डी ट्रांजिशन करेगा, उछल के जाएगा। अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डी ट्रांजिशन कहाँ से करेगा? तो डी ट्रांजिशन के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये पर्पल कलर क्यों शो कर रहा है भाई? यहाँ पे तो हमारी थ्योरी फेल हो गई कि क्योंकि यहाँ पे तो डी ट्रांजिशन ही नहीं हो रही। सिमिलरली ये जो हमारे पास में कंपाउंड है जो ऑरेंज कलर शो कर रहा है, अगर यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +6 निकल के आएगी। अब देखो क्रोमियम कितने नंबर पे आता है? क्रोमियम आता है 24 नंबर पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। अब यहाँ पे देखो, अगर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये चले जाएंगे तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? डी के अंदर तो 0 इलेक्ट्रॉन बचे। तो फिर भी अगर इसे कलर शो करना है और डी ट्रांजिशन करनी है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑरेंज कलर क्यों शो कर रहा है? देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका जो कलर शो करने का जो रीजन होता है, आप बताएंगे कि वो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। और चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस मेटल टू मेटल हो सकती है, लीगेंड टू लीगेंड हो सकती है, मेटल टू लीगेंड हो सकती है, या फिर लीगेंड टू मेटल हो सकती है। तो सिंपली आप जो याद रखेंगे वो केवल इतनी ही बात याद रखेंगे कि ये चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा कलर शो करते हैं। इसके अंदर डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में इतनी चीजें नहीं हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इन सारी चीजों को जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, इनको लिखते कैसे हैं। तो देखो, हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ऑलमोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कि लगभग जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं इन देयर सॉलिड स्टेट, या तो वो सॉलिड स्टेट में बना लेंगे या फिर किसी ना किसी सॉल्यूशन स्टेट में बना लेंगे। सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि द कलर अपीयर्स, जो कलर आ रहा है ना, जो कंपाउंड है वो कलर शो कर रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, कि डी के अंदर कम से कम 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, जो क्या करेगा? डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होकर डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप ये बताएंगे, फिर बताएंगे आप कि जो D10 वाली जो स्पीसीज होती हैं वो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो नहीं करती हैं। फर्दर आप बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है, जैसा कि हमने अभी अभी सर्कल में बताया था ना, इस तरीके से ये वाला जो सर्कल बनाया था उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या करता है? कलर शो कर देता है। फिर आप बताते हैं कि जो D0 स्पीसीज होती हैं कौन सी, जैसे कि MnO4 हमने बताया था कि यहाँ पे इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्रोमियम की यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फिर भी ये पर्पल कलर शो करता है और ये ऑरेंज कलर शो करता है। तो इसका रीजन आप बताएंगे कि ये कलर्ड होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस। इस तरीके से आपने कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन आपने एक्सप्लेन करनी होती है प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। देखो, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट। इसका मतलब क्या होता है? हीट होता है। और स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल होता है। तो हीट के प्रति जो स्टेबल होते हैं कंपाउंड, उसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक स्टेबल कंपाउंड। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड अगेंस्ट एक्शन ऑफ हीट, कि हीट के प्रति जो कंपाउंड स्टेबल होता है उसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतनी ही कम उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी, और जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है। तो अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन वो कह देगा, क्वेश्चन क्या कहेगा कि जो निकल डाइक्लोराइड है, निकल डाइक्लोराइड इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम डाइक्लोराइड, एक्सप्लेन वाई, कि ये क्यों
मतलब ये थर्मोडायनेमिक स्टेबल है इससे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जहां पे स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातें पूछता है, तो वहां पे हमारा सीधा ध्यान कहां पे जाना चाहिए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के ऊपर और आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। अब देखो इसने ये कहा है कि ये वाला कंपाउंड क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इससे सीधा संबंध क्या है, सीधा संबंध ये निकलता है कि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम रही होगी, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो निकल 2 पॉजिटिव होता है, देखो जो निकल 2 पॉजिटिव होता है और इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है। वो क्या होती है, लो। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.49 के समथिंग। और जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम डाइक्लोराइड है, यानी प्लेटिनम 2 पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है इसके कंपैरिजन में। और वो कितनी होती है, वो होती है लगभग 2.66। तो यहाँ पे क्या बताओगे आप, इसकी लो होने के कारण, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होने के कारण थर्मोडायनेमिक ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला कंपाउंड, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने के कारण जो प्लेटिनम डाइक्लोराइड होता है वो लेस स्टेबल होता है। तो आप लिखेंगे कि निकल डाइक्लोराइड इज मोर स्टेबल बिकॉज इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लोअर एज कंपेयर टू प्लेटिनम डाइक्लोराइड। बस सिंपल, इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिमिलरली अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों ये ज़्यादा स्टेबल होता है और क्यों ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड इज मोर स्टेबल देन निकल टेट्राक्लोराइड, एक्सप्लेन वाई। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है एज कंपेयर टू निकल टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखो इसको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर भी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, किसी भी मेटल की, कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये उसकी क्षमता होती है। और कब करेगा ये इलेक्ट्रॉन को लूज और इलेक्ट्रॉन को गेन, जब उसको उसी के सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखा जाएगा। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी की हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम, कि ये किसी भी एटम की क्या होती है, क्षमता होती है टू लूज और टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की या फिर इलेक्ट्रॉन को देने की। कब, व्हेन केप्ट इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, जब उसको रखा जाता है उसी के आयनिक सॉल्यूशन के अंदर, तब उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। और हमने 3D सीरीज के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था, हमारी सीरीज क्या थी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। हमने पढ़ा था कि स्कैंडियम से लेकर जब हम क्रोमियम तक जा रहे थे तो इनका जो एटॉमिक साइज था वो डिक्रीज हो रहा था, और मैग्नीज से जब हम कॉपर की तरफ जा रहे थे तो इनका जो एटॉमिक साइज था वो लगभग सेम आ रहा था। और जैसे ही हम जिंक की तरफ जा रहे थे इनका जो एटॉमिक साइज था वो इंक्रीज हो रहा था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अगर साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है हमारी इंक्रीज तो हो रही थी लेकिन लेस एक्सटेंट के अंदर हो रही थी। और यहाँ पे साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, हमारी डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी घट रही थी। तो जनरल वे में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है या बढ़ रही है, हमें इरेगुलर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ही इरेगुलर ट्रेंड है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का भी क्या रहेगा, इरेगुलर ट्रेंड ही रहेगा। तो इसी तरीके से आपने लिखना है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव इरेगुलर वैल्यू, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होती हैं वो इरेगुलर होती हैं ड्यू टू इरेगुलर ट्रेंड। किसकी वजह से, इरेगुलर ट्रेंड की वजह से इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी इरेगुलर ट्रेंड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, कि जब हम 3D सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का इरेगुलर ट्रेंड होने की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी क्या रहता है, इरेगुलर ट्रेंड रहता है।
और हमने क्या देखा था, हम ये भी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यानी रिडक्शन पोटेंशियल हम पढ़ते थे, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में होती थी तो ये क्या प्रेफर करता था, ये रिडक्शन करना प्रेफर करता था, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर होती थी तो ये प्रेफर करता था ऑक्सीडेशन करना। तो इन बातों का तो हमें पता ही है, और इन बातों का हमें पता चल गया कि ये क्या करते हैं, इर्रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। तो इसी तरीके से हमने आंसर देना होता है इस प्रॉपर्टी का। अब हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, जो है आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 14th एंड लास्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बताएंगे कि लगभग जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो आप लिखेंगे ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले तो आप ये बता देंगे, फिर आप बताएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते क्या हैं और ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं। तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, देखो FeCN6, यानी इस तरीके की इनकी पहचान होती है। इस तरीके से आपको दिखेंगे, ब्रैकेट्स में बंद दिखेंगे। यहाँ पे एक मेटल होगा, इस मेटल को कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम, इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो नंबरिंग में जो चीज प्रेजेंट होती है इसे कहा जाता है लिगेंड। इसे क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है, जो कि कौन से चार्ज स्पीसी हो सकती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल भी हो सकती है, न्यूट्रल। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इनके पास में पेयरिंग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या करती है, ये डोनेट कर देती है सेंट्रल मेटल एटम को, ये डोनेट कर देती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनको आप डिफाइन कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि द लीगेंड, इसमें क्या होता है, इन्हें बोलते हैं लीगेंड, द लीगेंड विच डायरेक्टली अटैच विद द, किससे अटैच होता है, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच लीगेंड डायरेक्टली अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये किससे अटैच होते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं। देखो किस तरीके से अटैच होते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे FeCN यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होती हैं। देखो इस तरीके से इसकी ये पहचान होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कि ये एरो की तरह दिखता है। ये हमने बना दिया, ये यहाँ पे बना दिया, ये यहाँ पे बना दिया, और ये यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे क्या है कि ये लिगेंड जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है, यानी ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो लार्ज नंबर में क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसका रीजन क्या है लार्ज नंबर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का, तो आप बताएंगे क्योंकि इनके पास में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये जो लिगेंड यहाँ पे अटैच हैं, ये आसानी से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हें दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स, कि ये लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसने बताया है कि स्मॉल साइज मेटल आयन, कि जो मेटल आयन होता है उनका स्मॉल साइज होता है, जिसके कारण वो लिगेंड के लोन पेयर ऑफ अट्रैक्ट ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड आप बताएंगे कि हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है इनकी, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो ये है इनका रीजन कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारी लगभग जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जितनी भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कि ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके किस नेचर के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो आप बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहले बेसिक ऑक्साइड्स, दूसरे एसिडिक ऑक्साइड्स, और तीसरे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाएंगे जिनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी जैसे +2 हो गई है ना, +3 हो गई, इस टाइप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बनाएंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे जैसे +6 हो गई, +7 हो गई, इस टाइप के ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। और जो मीडियम से रह जाती है उस टाइप के ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड, सबसे पहला है हमारा बेसिक ऑक्साइड। ये क्या कहता है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म आयनिक ऑक्साइड्स, कि ये जो
कौन होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आयनिक ऑक्साइड्स बनाते हैं विच आर बेसिक, जो कि कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। एग्जांपल में जैसे देखो, आयरन ऑक्साइड हमने लिखा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, मैंगनीज ऑक्साइड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, कॉपर ऑक्साइड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। सेकेंड है हमारा एसिडिक ऑक्साइड। ये कौन बनाते हैं? वो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो देखो, द ट्रांजिशन एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कोवेलेंट ऑक्साइड, वो कोवेलेंट ऑक्साइड्स बना लेते हैं विच आर एसिडिक इन नेचर, जो कि कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CrO3 हो गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, Mn2O7 हो गया +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ऑस्मियम O4 हो गया +8 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। और जो बीच के रह जाते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कि किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं? एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया और ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इससे अगला टॉपिक आ जाता है हमारा कि ऑक्सो अनायंस क्या होते हैं और वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सो अनायंस। अब ऑक्सो अनायंस क्या होता है? देखो, ऑक्सो से मतलब होता है ऑक्सीजन और अनायन से मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। यानी इस टाइप के कंपाउंड, देखो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है। तो इस टाइप की स्पीसी को बोला जाता है ऑक्सो अनायंस। और ये स्पीसीज कलर्ड भी पाई जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्पीसी लिख रखी है, इसका कलर होता है पर्पल और इसका नाम है परमैंगनेट आयन। यहाँ पे ये स्पीसी है, इसका कलर होता है ऑरेंज और नाम है इसका डाइक्रोमेट आयन। सिमिलरली यहाँ पे ये स्पीसीज है, ये येलो कलर की होती है और नाम है क्रोमेट आयन। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड हैं। और ये कलर्ड क्यों होते हैं? ये केवल दो ही कारणों से होते हैं। एक होता है डी ट्रांजिशन की वजह से, और जो D0 स्पीसीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन फिर भी कलर शो करती हैं, वो कलर शो करती हैं चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस की वजह से। तो इन स्पीसीज को ही बोला जाता है ऑक्सो अनायंस। और ये जो ऑक्सो अनायंस बनते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और स्टेबल क्यों होते हैं? स्टेबल भी ये दो रीजन की वजह से होते हैं। एक तो ये रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा होते हैं स्टेबल, और दूसरा ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। देखो किस तरीके से, इसी तरीके की हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं। ये कंपाउंड्स हो गए हमारे। यहाँ पे क्या कहता है कि ऑक्सो अनायंस आर स्टेबलाइज्ड, ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं बाय डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। एक तो ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है MnO4 नेगेटिव का, इस वाले का बना रखा है परमैंगनेट आयन का। ये स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कई बार। तो यहाँ पे देखो, ये जो चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो ये क्या हो रहा है? ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो MnO4 नेगेटिव, ये जो पर्पल कलर शो कर रहा है, ये किसकी वजह से करता है? ये चार्ज ट्रांसफर करने की वजह से कलर शो करता है। क्योंकि यहाँ पे इसके जो D इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, क्योंकि D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और अगर D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होने के साथ साथ यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चल रही है? रेजोनेंस प्रोसेस चल रही है। रेजोनेंस प्रोसेस क्या होती है? इसमें एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे कहा जाता है रेजोनेंस प्रोसेस। तो एक तो रेजोनेंस प्रोसेस की वजह से स्टेबल होते हैं। सेकंड, यहाँ पे देखो ये जो डी पाई पी पाई बॉन्ड हमने दिखा है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। मैंगनीज के तो d ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। जब ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब इस बॉन्ड का नाम बनता है डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो इन दो रीजन की वजह से जो ऑक्सो अनायंस होते हैं वो स्टेबलाइज्ड होते हैं। यहाँ पे लिख भी रखा है कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग एज वेल एज रेजोनेंस, इन विच, जिसमें क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्पर्स्ड हो जाता है, यानी मूव कर जाता है किसी भी ऑक्सीजन एटम के ऊपर। देखो जैसे पहले ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, जैसे ही ये प्रोसेस चली अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। तो ये है आपका कंसेप्ट ऑक्सो अनायंस का। ये था आपका इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।